इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, जोशीमठ में फिर से आपदा की आहट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट का दावा। प्रोफेसर नरेश राणा ने किया निरीक्षण, झील बनने वाली जगह का निरीक्षण किया गया। HNB यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया इस जगह का निरीक्षण। आपदा की आहट, HNB यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया निरीक्षण। ब्लू कलर की लेक दिख रही है, तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा, और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है, और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से भी ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया। तो इस वक्त हमारे साथ जियोलॉजिकल एक्सपर्ट YP सुंदरियाल जी मौजूद हैं। YP सुंदरियाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जोशीमठ में फिर से आपदा की आहट आई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फिर से बाधा की खबरें सामने आ रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रशासन ने जो प्राकृतिक झील एक बन गई थी जिससे कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता था जी, कल नरेश राणा ने सबसे पहले जो है SDM जोशीमठ को फोन किया, फिर उसने हमको भी बताया, और हम लोगों ने भी जो है प्रशासन से बात की। DM और SDM के संज्ञान में इस बात को लाए, और SDM ने हमें बोला कि ये बात हमारे संज्ञान में आ गई है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और शायद उन्होंने रात को ही जो है ITBP की टीम वहाँ पे भेज दी थी, और आज हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो है वहाँ से पानी ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया है उस झील का। जी। लेकिन अगर ये झील समय रहते जो है इसका पानी नहीं निकाला जाता तो ये बहुत बड़ा डिवास्टेशन, बहुत बड़ा आपदा जो है ये दोबारा ला सकती थी। और इससे सबसे ज्यादा खतरा हम लोगों को, हमारी चिंता इस बात की थी कि जो लोग हमारे आपदा राहत के कार्यों में लगे हुए हैं, रेस्क्यू में लगे हुए हैं, ITBP के जवान हैं, NDRF की टीम है, ये लोग अगर ये झील टूटेगी तो कहीं इनकी जान पे खतरा न बन जाए। जी, उनको भी खतरा हो सकता है। हाँ, उनको भी खतरा हो सकता है। लेकिन SDM ने हमें ये बताया कि वो जो है उन्होंने एक ITBP की टीम भेजी है, और ये इस झील का पानी वो ड्रेन आउट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब जो है कोई खतरे वाली बात नहीं है, जहाँ तक हमारी समझ है। जी सुंदरियाल जी, जो ऋषिगंगा का पानी जो ब्लॉक हुआ है वो कहां पर जा रहा है, कहां पर ड्रेन आउट हो रहा है? एक्चुअली ऋषिगंगा तो जो है सीधे नीचे आता है, इसमें ये जो हमारी धौलीगंगा है, धौलीगंगा की एक सहायक नदी है ऋषिगंगा जी, और ऋषिगंगा की एक छोटी सी नदी है सहायक नदी, जिसको बोलते हैं रौथी घाट। ये सारी नदियां जो हैं ग्लेशियल फेड हैं, सब ग्लेशियर से निकलती हैं ये। तो जो रौथी घाट है वो छोटी नदी है, और जो आपका ऋषिगंगा है वो बड़ी नदी है। तो जो कुछ भी लैंडस्लाइड या जो डिवास्टेशन की जो बात हुई है ग्लेशियर टूटने की, ये रौथी गार्ड वाला जो इलाका है वहां हुआ है, और उसने लैंडस्लाइड एक क्रिएट करी, एक छोटी सी वहां पे झील रही होगी। हालांकि हम लोग अभी तक वहां पे ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाए हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि झील टूटी है कि नहीं टूटी है, लेकिन निश्चित रूप से जब लैंडस्लाइड हुई है तो आपको पानी चाहिए, बारिश हो नहीं रही थी। जी सुंदरियाल जी, तो क्या पानी जो है जी बतौर एक्सपर्ट क्या ये कहा जाए, इसको पुख्ता तौर पर क्या ये कह सकते हैं ये एवलॉन था या क्या था जिस वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई? हाँ, निश्चित रूप से शुरुआत इसकी एवलांच से हुई है, और उसके बाद जो है कोई ग्लेशियर लेक उसके नीचे जो रही होगी वो बस्ट हुई है, और उसने लैंडस्लाइड क्रिएट करी है, और इतना ज्यादा अवसाद वो अपने साथ रौथी गार्ड लाई कि उसने जो है पूरा जो ऋषिगंगा है उसको डैम कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। जी YP सुंदरियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने सुना, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट YP सुंदरियाल जी। उन्होंने बताया साफ तौर पर कि अभी जो आपदा की आहट है उसको लेकर अवगत करा दिया गया था प्रशासन को भी, और उचित कदम उठाए गए हैं, और जो ऋषिगंगा में जल स्तर बढ़ा था उसको ड्रेन आउट किया गया है। तो देखा जाए तो एक्सपर्ट की बात सही भी लग रही है। रेणी गांव के पास ऋषिगंगा का जल स्तर अचानक बढ़ गया। इसी पर देखिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की ग्राउंड रिपोर्ट। मिजाज तो मिजाज है, जब बिगड़ता है तो तमाशा बनता है, और प्रकृति का मिजाज अगर बिगड़ जाए तो परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। अभी मैं रेणी गांव में हूं, और अब से कुछ समय पहले
मैं तपोवन में उस टनल पर था जहां राहत कार्य चल रहा था। एक सूचना मिली कि रैणी गांव में फिर से ऋषि गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एबीपी गंगा की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और वाकई जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी जीवन भय, जीवन संकट नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही ऋषि गंगा है। आप देखिए, इसको गौर से देखिए। कल कितना कम पानी था, इसको लोग पैदल पार कर रहे थे एक रस्सा पकड़कर। अब ऐसी स्थिति नहीं है। इसकी जो लहरें हैं वहाँ सामने किनारे पे लगकर एकदम खड़ी हो रही हैं। जानकार लोग बता रहे हैं कल से अब में लगभग 3 फीट पानी का अंतर है। 3 फीट पानी यहाँ बढ़ गया है। जब ये बहाव के विपरीत अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वहीं पर वो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था जो वॉश आउट हो गया। यानी इधर ही ग्लेशियर टूटा, इधर से ही बाढ़ आई। और ये देखिए, ये सामने गोरा देवी का गांव, गोरा देवी चिपको आंदोलन की जननी, एक सामान्य महिला जिसने इतिहास रच दिया, पेड़ नहीं कटने दिए, अपनी जान की बाजी लगा दी। उसका गांव आज हिंदुस्तान से अपने ही जिले में, अपने ही भूमि से कटा हुआ है। ये नीचे नदी का वेग देखिए, कितनी तेजी से पानी बढ़ रहा है। और पानी की मात्रा और गति आज दोनों ही 2 गुना हैं। और वहाँ पर वो उधर सामने धौली गंगा आ रही है और वो धौली गंगा, वहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है। वो देखिए कितनी शांत है और ये देखिए कितना तांडव मचा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत और बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की सुरंग में आ रही है। तपोवन में बनी एनटीपीसी की ये सुरंग पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इसके अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। मगर चिंता इस बात की है कि सुरंग में मलबा इस कदर भर गया है कि उसे हटाना कोई आसान काम नहीं है। सुरंग भी ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसलिए परेशानी और बढ़ गई है। ये सामने टनल है और तमाम कवायदें जारी हैं और इन कवायदों के बीच लगातार एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, तमाम नए प्रयास हो रहे हैं ताकि लोगों को जो भीतर जो ज़िंदगियां बंद हैं उनको किसी तरह से बचाया जा सके। मैं आपको टनल के भीतर का कुछ जहां तक देख सकते हैं वहां तक मैं आपको दिखाने की एक कोशिश करता हूं। और यहाँ चूँकि तमाम प्रयास जिस तरह से चल रहे हैं, कई दिन हो गए हैं, हमारी फोर्सेज, हमारे तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और वो दिन रात एक करके अंदर उन लोगों को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं जो जिंदगियां भीतर बंद हैं। वो किस हालत में हैं, क्या स्थिति उनकी है, क्या नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। सुरंग के अंदर पानी रिस रहा है, जिससे काम करना और कठिन हो गया है। प्रशासन ने अपनी रणनीति भी बदली, सुरंग में ड्रिल कर अंदर जाने की कोशिश की, मगर ये फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। ये नीचे एक जो सेल्फ फ्लशिंग टनल है, इसमें काम कर रहे थे, जो लास्ट नोन इनकी जानकारी है उसके अनुसार। तो ये जो सेल्फ फ्लशिंग टनल है, ये लगभग 12 मीटर नीचे से जाता है, जो इंटेक एडिट टनल है, जिसमें अभी ये जो स्लश अंदर भरा हुआ है, इसको निकालने का जो प्रयास अभी पिछले 3-4 दिन से जारी है लगातार। अब चूँकि अब स्थिति आ गई है कि हम जितना अंदर अब स्लश निकाल रहे हैं उतना स्लश लगातार आता जा रहा है, तो आगे की स्थिति बड़ी विपरीत होती जा रही है। सुरंग के अंदर बड़ी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ है। 4 दिन से रेस्क्यू का काम जारी है। सुरंग में फंसे 39 लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एक प्रयास जिस तरह के चल रहे हैं वो प्रयास वाकई एक बहुत ही मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इस दौरान मैं आपको इस सुरंग में दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है और मशीनें कहाँ से अंदर से आ रही हैं। तो ये आपने ये एक सिचुएशन, एक ऐसा परिदृश्य है जब आपको जो बताता है कि यहाँ कितना जोखिम है। हम बाहर बैठकर तमाम दावे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितनी चुनौतियाँ हैं यहाँ करीब पता चलता है। इस टनल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। अब तक टनल में 180 मीटर से ज्यादा मलबा हटाया जा चुका है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि कामयाबी के बीच अब ज्यादा फासला नहीं है। आप भीतर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जा सकती है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन ज़िंदगी है। यहाँ पर भीतर बहुत सारी ज़िंदगी हैं जिनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और
ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और तमाम जो हमारे योद्धा हैं इसमें जो लगे हुए हैं उनको मैं दिखाने का एक प्रयास करता हूं कि किस तरह से उनको दिखा सकते हैं। लेकिन कीचड़ बहुत है, जोखिम बहुत है, दोनों तरफ मलबा है। सुरंग के अंदर बोल्डर काफी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही टनल में जल स्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये बचाने की एक जद्दोजहद है उन जिंदगियों को जो अंदर बंद हैं, और हमारे ये वीर योद्धा देखिए अभी लाइन से जा रहे हैं, और ये इनका यही एक लक्ष्य है कि लोगों को बचा लिया जाए। और अभी ये जद्दोजहद जारी है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन की टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो पानी रिसने से मुश्किलें बढ़ गई हैं और तमाम तरह की चुनौतियां सामने हैं। उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी तपोवन में सुरंग पर चल रहे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने सुरंग पर जाकर लोगों से भी बातचीत की। इसके साथ ही अधिकारियों से मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कि जिस दिन ये घटना हुई तो ये अचानक ही पता चली कि चमोली में ऐसा हुआ है, और हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए। और मुख्यमंत्री तो संभवतः तुरंत आ भी गए थे, लेकिन हम लोग उस दिन से लेके आज तक लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बद्री विशाल जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हुआ ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी की नहीं है ये, पर जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आए। सैलाब में ऋषि गंगा पर बने पुल बह गए थे, जिस वजह से अब आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसी पर देखिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की ये रिपोर्ट। आपदा और राहत का काम चल रहा है। यहाँ पिछले दिनों जब जो झूला पुल टूट गया था उसको दूसरी तरफ से इस नदी की धौली गंगा के उधर से जोड़ने के लिए ये ट्रॉली का एक सिस्टम चलाया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ इंजीनियर लोग लगे हैं ग्रिफ के, तो ये यहाँ से उधर सामान भेज रहे हैं। कुछ लोग भी इन्होंने वहाँ पर उधर भेजे हैं ताकि दोनों तरफ से कार्रवाई की जा सके। ये झूला पुल एकदम बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया जाना है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रॉली इधर नीचे रखी हुई है, और इस ट्रॉली से लोगों का आवागमन वहाँ इधर से इधर और उधर से इधर सुचारू रूप से किया जाएगा। और ये ट्रॉली सिस्टम होगा यहाँ, जब तक यहाँ एक रेगुलर झूला पुल नहीं बन जाएगा तो ये ट्रॉली सिस्टम होगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और जो ये वायर जिस पर ये ट्रॉली दूसरी तरफ जाएगी जिससे लटक कर, वो बहुत मजबूत है, उसकी बहुत हैवी क्वालिटी है। और दोनों ये फाउंडेशन बनाने के बजाय इसको एक पत्थरों का फाउंडेशन बना दिया गया है, जिसके भीतर तार गाड़ दिए गए हैं, जिसकी बहुत मजबूती है। अभियांत्रिकी तौर पर ये सारी चीज़ें चूँकि बहुत जल्दी करनी होती हैं, और आपदा के लिए इनकी एक विशेष ट्रेनिंग होती है कि कितनी जल्दी पुल बनाया जाना है। कल ही इन्होंने शुरू किया था, और मुझे लगता है कि आज ही यहाँ पर ये ट्रॉली इधर से उधर हो जाएगी। तो लोगों का जो उधर गांव के रहने वाले लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं कि हम अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं और प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा, तो उनके लिए ट्रॉली सिस्टम ईजाद किया जा रहा है, वो अपने घर जा सकेंगे। मैं यहाँ तपोवन टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। वहीं कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे 2 और शव बरामद हुए हैं। गलनाऊ के पास अलकनंदा नदी के किनारे से ये शव बरामद हुए हैं। पुलिस और एसएसबी की टीम ने इन शवों को बरामद किया है और अब इन शवों की शिनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। तो जोशीमठ में आई आपदा के दौरान रुड़की के सोलहपुर गांव का एक युवक भी लापता हो गया। तपोवन डैम पर जेसीबी चालक का काम करता था। परिजनों का कहना है कि अंजेश से आखिरी बार उनकी 6 फरवरी की शाम बात हुई थी। परिजनों ने बताया कि वो टनल के अंदर जेसीबी की हटाने के लिए कहा गया था, मगर तभी सैलाब आ गया। उधर जोशीमठ का रहने वाला हरीश भी आपदा के बाद से ही लापता है। तपोवन में उसके परिजन पिछले 4 दिन से इस उम्मीद में हैं कि हरीश का कुछ सुराग लगे, मगर अभी तक उसके परिवार को कोई जानकारी नहीं मिली। हरीश के 3 बच्चे हैं और उसका परिवार का बुरा हाल है। उत्तराखंड में आई आपदा को अब
पर्यावरणविद भी पहाड़ में बन रहे पावर प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अनिल जोशी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं हमारे लिए चिंता की बात हैं। उन्होंने संरक्षित क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। अनिल जोशी ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि हम दूसरों को रोशन करने के लिए अपने घरों में अंधेरा करें। जोशी ने कहा कि हमें केदार जैसी आपदा से भी सबक हमने नहीं लिया। दूसरों को रोशन करने के लिए अपने घरों को अंधेरे नहीं किए जाते, और मुझे लगता है कि बांधों की अब और बैराज की यही परिभाषा ज़्यादा दिखाई देती है कि हम खुद अंधेरों में हो जाते हैं और घरों को दूसरों के रोशन करेंगे। लेकिन सवाल अब सरकारों के प्रति है कि वे इस बड़ी घटना के बाद और इससे पहले भी जो केदारनाथ की त्रासदी से कि हमने क्या सबक लिए, मुझे लगता है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा ये हो कि आखिर ये जब घटनाएं घटती हैं तो उसकी हमने कौन से सबक लिए और आने वाले समय वह हमारी तमाम तरह की योजनाओं में कहाँ परिलक्षित होता है। क्योंकि यहाँ की जल संपदा ये ऊर्जा के लिए नहीं है, ये दूसरी ऊर्जा है। पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं, अरे ये ऑक्सीजन स्टेशन है। तो भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी प्लेन देने से मना कर दिया। सरकार का कहना था कि यह उनका निजी दौरा था, इसलिए उन्हें सरकारी प्लेन नहीं दिया गया, जिसके बाद भगत सिंह कोश्यारी प्राइवेट प्लेन से उत्तराखंड पहुंचे। इस बारे में जब कोश्यारी से बात की गई तो उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं की। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ की एसओपी जारी कर दी है, मगर एसओपी को लेकर संतों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संतों का कहना है कि जब नियम इतने कड़े होंगे तो फिर कुंभ में श्रद्धालु आएंगे ही क्यों। संतों का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस के तहत भी दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो सकता है। वहीं टिहरी झील में जल स्तर कम होने की वजह से झील में कई जगह पर टापू नजर आ रहे हैं। ये टापू सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ऐसे में प्रशासन और बोट यूनियन इन टापू को डेवलप करने की योजना बना रहा है। है एक आइलैंड खासकर बनता है, तो उसको डेवलप करने का निर्णय ले लिया गया है। और उसमें हम अभी तो शुरू में थोड़ा सा उसको बागवानी और सेल्फी के तौर पे विकसित करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या उसमें कुछ ऐसा स्थायी किया जा सकता है जो कि डूबने के बाद भी वो जब मतलब 3 महीने पानी के अंदर रहे और बाहर आए तभी भी उसको उसी प्रकार से फिर हम व्यवस्थित कर पाए। उधर मसूरी के आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। धनौल्टी के पास बुरासखंडा में बर्फबारी अब तक जमी हुई है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी देखने के लिए सैलानी उमड़ रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं पौड़ी में सरकारी स्कूल तो खुल गए हैं, मगर अब शिक्षकों के सामने परेशानी इस बात की है कि कक्षाएं कैसे संचालित हों। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब इतने कम वक्त में सिलेबस कैसे पूरा होगा, यह बड़ा सवाल है। मई महीने से बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। स्कूल खुलने के बाद ऑफलाइन मोड में सिलेबस पूरा करवाने की कोशिश की जा रही है।